गुड मॉर्निंग गाइस। सो विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट सब्जेक्ट था, सॉरी फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था। व्हाट इज़ एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स, उसके बेसिक टर्म्स। और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन 4, डिफरेंट एप्लीकेशन टाइप्स, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप फाइनल ईयर में जब अगर अपना प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा एक एस डी एल सी मॉडल, इसको शॉर्ट में हम लोग एस डी एल सी बोलेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एस डी एल सी। So, which SDLC we have used to develop our project? Remember, there are different types of SDLCs. अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर छोटे बड़े रहेंगे या फिर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे, तो थोड़े कोई सिंपल हो सकते हैं। और एल्स वी हैव बैंकिंग, गेमिंग, मोबाइल ऐप है, या फिर हम लोगों को वेबसाइट मोबाइल ऐप दोनों रिक्वायर्ड है। else we are talking about some hotel business या एनी सच टाइप्स। सो आपका सॉफ्टवेयर टाइप जैसे चेंज होगा ना, वैसे आपके एस डी एल सीज जो है, मतलब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के जो मॉडल्स रहेंगे वो चेंज होंगे। ओके, तो वही हम लोग समझेंगे यहाँ पे बहुत सिंपल वे में। सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक लाइफ साइकिल, मतलब कंटिन्यूस लाइफ साइकिल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग ऐसे कुछ मॉडल्स जो है वो फॉलो करेंगे जहाँ पे आपको दिया रहेगा कि ओके वी स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन डिज़ाइन करेंगे हम लोग, उसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, डिज़ाइंस जो बनाए, देन डेवलपमेंट के बाद में हम लोग वो डेवलप जो किया है उसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग के बाद में हम लोग सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद में स्पेसिफिकली और मोर प्रिसाइजली आफ्टर अ स्पेसिफिक आफ्टर अ सक्सेसफुल टेस्टिंग वंस कंप्लीटेड, उसके बाद देन हम लोग जाएंगे ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्लाइंट साइड डिप्लॉयमेंट। उसके बाद मेंटेनेंस पार्ट स्टार्ट होगा। सो लाइफ साइकिल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या बोला है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस मॉडल, मतलब एग्जैक्टली व्हाट स्टेप्स और प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू फॉलो, उसका डिस्क्रिप्शन होगा और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सबसे बेसिक, क्योंकि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अभी हम लोग टाइप पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोग बहुत सिंपल वे में ये देख रहे हैं कि ओके सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो उसका एक प्रोसेस मॉडल क्या रहेगा जिसको आप डिस्क्राइब करेंगे इन अ डायग्रामेटिक वे। ओके, ये तीन टर्म याद रखना है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है? इट्स अ प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, जिसका आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सो यहाँ पे आपको बेसिक दिया हुआ है, जैसे अगर आप कुछ रिटर्न वे में बताते हो उससे बेटर होता है कि आप उसको डायग्रामेटिक वे में बताओ। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल वही है, डेवलपमेंट टीम मस्ट आइडेंटिफाई सूटेबल लाइफ साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसी को आपको फॉलो करते जाना है। विदाउट यूजिंग एनी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट वुड नॉट बी इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर। ठीक है, सो अगर आपने एक प्रॉपर मॉडल सिलेक्ट नहीं किया तो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। देन आपको वापस उसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या लेवल का क्वालिटी अचीव हुआ है वो नहीं पता चलेगा। जो भी हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी हम लोगों ने अज्यूम किए थे कि ओके दिस मैनी फंक्शंस वी आर गोइंग टू ऐड, वो सारे वहाँ पे अकम्प्लिश हुए कि नहीं वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बाकी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे आपको क्लियर आइडिया आते जाएगा। अगर अभी मैं जो बोल रहा हूँ बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, सो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ टीम देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अमंग द टीम मेंबर्स अबाउट व्हेन एंड व्हाट टू डू। तो
क्या करना है, कभी करना है, ये जो डिवीजन होगा और जो टाइमलाइन हम लोगों ने बनाया रहेगा, इसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो है वो हेल्प करेगा। जैसे अब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लाइक 6 महीना लगने वाला है, और उसमें हम लोग के 5 अलग अलग टीम काम कर रहे हैं। तो अभी 5 अलग अलग टीम को फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक, थर्ड एंड फोर्थ वीक में क्या क्या काम करना है, ये भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। सो उससे क्या होगा कि आपका जो उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपने अगर प्रॉपरली डिफाइन किया है, मैंने 5 टीम में अब 5 5 मेंबर्स है लेट्स सपोज, तो मैंने उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करके रखा है। ओके, कि ओके किन के क्या कौन से टीम के क्या मेन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। ओके, जस्ट वन। सो बेसिकली जब अगर हम लोगों ने डिवीजन, वर्क डिवीजन अगर प्रॉपर किया रहेगा, तो हर किसी को अपने रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर पता रहेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक टीम दूसरे टीम पे डिपेंड कर रहा है कि ओके ये फंक्शन ये बना लेगा या ये टास्क ये परफॉर्म कर लेगा या टीम, देन दूसरा सोचेगा कि नहीं ये लोग करेंगे, एंड एट दी एंड ऐसा होगा कि वो टास्क प्रॉपर कंप्लीट होगा ही नहीं, या हर कोई एक दूसरे का वेट करते रहेगा, तो वो पार्ट हम लोग का कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो रिपीटेशन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब हर किसी को आपने बहुत क्लियरली इन एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनता है इन शॉर्ट। मैं आपको बता दूँ, अगर डिटेल में अगर मैं बताऊँ, तो सपोज अगर हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है, वी ऑल आर अ टीम, और मतलब वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जिसमें से अभी हम लोग अलग अलग छोटे छोटे टीम बनाएंगे, जिसमें से कोई एक टीम का सपोज 2 3 टीम हम लोग बनेंगे, 5 5 का ग्रुप बनेगा, जिसमें एक दो टीम सपोज डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। देन वी रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ टीम्स फॉर डेवलपमेंट। तो सपोज वी हैव 4 to 5 टीम्स जो डेवलपमेंट के लिए होंगे। देन 2 teams are required for a testing, and 1 team, let's suppose 1 team is required for requirement gathering. सो ऐसे हम लोगों के अलग अलग कैटेगराइजेशन है। और उसके बाद में हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक टीम या एक टीम के 3 4 मेंबर्स या 2 मेंबर्स को हम लोगों ने रखा हुआ है, जो क्लाइंट एंड पे ये सॉफ्टवेयर लेके जाएंगे और क्लाइंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। सो दिस इज़ हाउ वी बेसिकली डिवाइड टीम्स। अब ये टीम में आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि ये दिन से सपोज फर्स्ट लाइक 15 जनवरी से सपोज कल से हम लोगों को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, एंड 6 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है, या 1 फरवरी से हम लोगों को स्टार्ट करना है और 6 मंथ्स के अंदर हम लोगों को कंप्लीट करना है। सो अभी सबसे पहले तो हम लोग मॉड्यूल डिवीजन करेंगे, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था लास्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट को 5 पार्ट में या 4 पार्ट में, 4 मॉड्यूल्स में या 5 मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, वापस उसके सब मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। तो ये डिवीजन होगा कैसे होगा, और डिवीजन करेक्ट है कि नहीं, इसके पहले जो भी हम लोगों के सारे जो टीम मेंबर, सॉरी, हम लोगों के प्रोजेक्ट के जो भी लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, अलग अलग टीम के जो भी टीम मेंबर्स है, इन शॉर्ट सारे हम लोग के कलीग्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग वाले सब कोई, हर किसी को हम लोग कंबाइन बुलाएंगे और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर होगा। तो जो भी मेन वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है, वो सबको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा। एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा और उसके साथ में एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें हम लोग इन डिटेल वो प्रोजेक्ट को समझा देंगे कि हम लोग के पास ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्लाइंट के ये रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ये स्पेसिफिक वे में हम लोग डेवलपमेंट प्रोसीड करें। और उसके लिए सपोज हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड मतलब HTML CSS वो नहीं होता है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे अगर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें होता है। जो मेन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे, उसका बात कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास जो फ्रंट एंड है वो जावा होगा, और बैक एंड जो है वो सपोज़ ओरेकल डेटाबेस हो सकता है। ओके, सो ये हम लोगों ने डिफ़ाइन किया हुआ है। और उसके साथ में सपोज़ हम लोग बोल रहे हैं कि साथ में क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे,
तो क्लाउड सपोर्ट के लिए वी माइट बी यूजिंग गूगल क्लाउड, जिससे गूगल ऐप इंजन है वो भी हम लोगों को हेल्प कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। अब इसके आगे क्या होगा कि हम लोग के पास बाकी के जो हम लोग के कलीग्स हैं, उन्होंने सपोज सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंस कलीग हो सकते हैं, कोई फ्रेशर हो सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस कलीग है उन्होंने सपोज ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे पहले भी काम किया हुआ है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अगर हम लोगों ने सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए अगर जावा यूज़ किया तो हम लोग का काम जो है वो सिंपल होगा, डिफ़िकल्ट हो सकता है। हम लोग के पास प्रीवियसली कोई ऐसे प्रोजेक्ट बने हुए हैं जिसका कोड हम लोग के पास रेडी है। तो सपोज़ हम लोगों ने प्रीवियसली ऐसे प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन वो टाइम पे हम लोगों ने फ्रंट एंड जो यूज़ किया था वो ASP.NET यूज़ किया था और बैक एंड MS SQL सर्वर यूज़ किया था। अब इस बार अगर हम लोग जावा और ओरेकल डेटाबेस अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग वो सेम कोड को रीयूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे डिस्कशंस होंगे ना हम लोग के, तो हम लोग को पता चलेगा क्योंकि प्रीवियसली हम लोग के पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हम लोगों ने ये फ्रंट एंड बैक एंड यूज़ करके बनाया था। तो उसमें भी अगर हम लोगों का सेम काम चल सकता है तो हम लोग वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है आप रीयूज़ कर सकते हो फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रीवियसली, मतलब इसके पहले जब हम लोगों ने सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट बनाया था, लाइक समझो समझो कि कोई एक बड़े होटल के लिए, 5 स्टार होटल के लिए बनाया था, तो वो टाइम पे हम लोगों को कुछ XYZ कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। लाइक समझो कि हम लोग जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हम लोगों को टीम मैनेजमेंट में डिफ़िकल्टी हो रहा था, और उसका होटल का जो पेमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अपने सॉफ्टवेयर के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसमें सपोज़ कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था या और कोई प्रॉब्लम्स थे, तो वो सब हम लोग नोट करके रखेंगे। अलग से एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो बनेगा, जो डेवलपर्स के पास होगा, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो नोट करके रखेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर वो सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट या उससे काफ़ी मतलब 100% सिमिलर प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिलेंगे आपको ऑफ कोर्स, लेकिन अगर 40-50% भी अगर सिमिलर प्रोजेक्ट अगर आया तो वो प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो जो मिस्टेक्स किए थे वो हम लोग नोट डाउन करके रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये जो मिस्टेक्स है ये आपको वापस रिपीट नहीं करना है। और ये टाइप के अगर कुछ एरर्स अगर आएंगे तो ये वे में हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसका स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन सब कुछ हम लोग ऐड करेंगे, जो हम लोगों को आगे के प्रोजेक्ट के लिए एज अ रेफरेंस होता है। सो वही है हम लोगों का। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, दिस प्रॉब्लम कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय यूजिंग एग्जाम्पल। सपोज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला सेवरल पार्ट्स में मतलब मॉड्यूल में डिवीजन होगा। फ्रॉम देन ऑन सपोज द टीम मेंबर्स आर अलाउड the freedom to develop that specific part which is assigned to them. It is possible that one member might start writing the code for his part, another might decide to prepare a test document first. हर किसी का अपना भी हो सकता है, राइट? तो हम लोग के पास सपोज जैसे हम लोगों ने बोला 5 टीम है फॉर डेवलपमेंट। एक टीम का अप्रोच कुछ अलग हो सकता है, दूसरे टीम का अप्रोच कुछ अलग हो सकता है। कोई एक टीम के अंदर कोई एक दो एक्सपीरियंस डेवलपर्स है, सपोज वो कोई एक शॉर्टकट वे डिफाइन कर रहा है, वो अपने वे में डेवलप करेंगे। दूसरा टीम जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड वे में हम लोगों ने सीखा हुआ है वो पैटर्न ही वो फॉलो कर रहा है ना। सो हर किसी का अपना अलग वे हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग ये जो भी टीम्स बनाएंगे ना, वो टीम जो होगा वो बैलेंस टीम होना चाहिए। मतलब अगर 5 मेंबर्स अगर है एक टीम के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 के 5 जो है वो फ्रेशर्स होंगे या 5 के 5 एक्सपीरियंस होंगे। सपोज आई विल से कि देयर गोइंग टू बी 2 एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स एंड 3 गोइंग टू बी अ फ्रेशर वन। और अगर हम लोग कोई एक ऐसा मॉड्यूल असाइन कर रहे हैं एक टीम को जो काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो प्रोजेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो वो टाइम पे हम लोग फिर क्या करेंगे कि हम लोग वहाँ पे एक एक्सपीरियंस डेवलपर्स का ही टीम लेके आएंगे जिसको हम लोग असाइन करेंगे वहाँ पे, सो दैट वो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके वो स्पेसिफिक मॉड्यूल या टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करने का ट्राई करे। ओके, सो वो टाइम पे आपका टीम जो है वो पूरा एक्सपीरियंस डेवलपर्स का होगा। छोटे छोटे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो बेसिक मॉड्यूल्स है या सब मॉड्यूल्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कुछ कोडिंग नहीं है, तो वो टाइम पे फिर हम लोग
नॉर्मल पैटर्न अप्लाई करेंगे, लाइक फ्रेशर्स का टीम होगा वहाँ पे। सो यही आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट्स होते क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आई कांट स्टार्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज यूजर वॉन्ट गिव मी हिज रिक्वायरमेंट, स्टार्ट मेकिंग समथिंग एनी वे अदरवाइज विल लुक अनहेल्पफुल। सो उसके बाद क्या होता है, सो वी प्लान टू क्लेरिफाई हाइड आर कॉम्पिटेंसी यू थिंक टू मच। यहाँ पे बेसिकली हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं तो कुछ तो स्टार्ट करो, जिससे हम लोग बता सके कि हाँ हम लोग ने कुछ तो बनाया। सो ये हमेशा बर्डन होता है, ठीक है। अगर प्रॉपरली अगर क्लियरली हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं भी मिलता है तो भी जो हम लोग के मैनेजर साइड से रहेंगे ना, वो अब मेनली ये प्रेशर हमेशा होता है कि आपने अगर एक महीना अगर सपोज 10 डेज या एक हफ्ता हो गया प्रोजेक्ट का डेट जाके, तो उसके बाद आपको कुछ तो रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे। सो ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, कस्टमर एंड अदर प्रोसेस इनपुट्स आए, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या हुआ, मिशन एंड एनवायरमेंट एनालिसिस। मिशन मतलब एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए क्या एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट मतलब आपने क्या फ्रंट एंड बैक एंड यूज़ करेंगे और उसको आप एग्जैक्टली कौन से टाइप के सर्वर या ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने वाले, लाइक विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने, मतलब एग्जैक्टली कितने फंक्शंस हम लोग ऐड करने वाले हैं, वो सारे फंक्शंस यूज़र के रिक्वायरमेंट से मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये देखेंगे हम लोग। और उसके साथ में परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला है कि ओके एक साथ सपोज अगर कॉलेज का रिजल्ट वेबसाइट है तो वहाँ पे जब अगर रिजल्ट्स अगर होंगे तो दे माइट बी टू मच ट्रैफिक, लाइक एक साथ 1,000, 2,000, 5,000 लोग एक साथ अप्रोच करेंगे वो साइट को, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंड दे ऑल विल ट्राई टू गेट दी एक्सेस ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के पास एक साथ इतने सारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं। तो वो टाइम पे आपको वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपको अपना डेटाबेस डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, या उसके हिसाब से आपको अपना रिजल्ट जनरेशन जो पार्ट है वो बनाना पड़ेगा। सो ये क्या होगा, हर एक मॉड्यूल के लिए ये आपका जो लूप है ना, ये सेम काम करते रहेगा फॉर एवरी मॉड्यूल। जैसे अगर हम लोग के 5 मॉड्यूल है, उसके अंदर सब मॉड्यूल्स है, तो ऐसे छोटे छोटे लूप वो सब मॉड्यूल्स के ऊपर भी काम करते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग वापस जो फंक्शंस ऐड किए उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ ये फंक्शन, मतलब सारे फंक्शंस हम लोग एक साथ नहीं बनाएंगे। एज वी नो कि आपको एटलीस्ट, जैसे अगर आपको बोला है कि सपोज इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, आपको बोला है कि एक बिल्डिंग बनाना है। अब वो बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, देन अलग अलग बेडरूम्स है, उसके अंदर कहीं पे ये टाइप का इंटीरियर, वो टाइप का इंटीरियर, 10 अलग अलग चीज़ है, कहीं पे ये फ्लोर पे ये कुछ होगा, वो कुछ होगा। तो वो सब जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सबसे मेन आपको जब अगर स्टार्ट करना है डेवलपमेंट या बिल्डिंग बनाना, तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे। सबसे पहले तो पूरा आर्किटेक्चर खड़ा होना चाहिए। आप देखो कि अगर सिविल इंजीनियर्स भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो वो अंदर का इंटीरियर, कहाँ से गैस पाइपलाइन, कहाँ से कौन सा कैसा लगेगा, वो सब वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, बेसिक आर्किटेक्चर खड़ा करेंगे, कहाँ पे बेडरूम, किचन, क्या कहाँ पे बनेगा, वो बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बराबर है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर पे फ्लोर हम लोग जो है वो बनाते जाएंगे, और एक बेसिक जो आपका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो बना देंगे। देन उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि ओके ये मास्टर बेडरूम होना चाहिए, ये छोटा बेडरूम होना चाहिए, जो भी है वो रिक्वायरमेंट वो बाद में करेंगे, और उसके अंदर भी डिटेलिंग वो फिर बाद में होगा। और इंटीरियर वो तो सबसे लास्ट में आएगा, सब कुछ बनने के बाद में। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या है। तो सबसे मेन पार्ट है कि आपके बिल्डिंग के पिलर्स स्ट्रांग होने चाहिए। देन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनेगा, सपोज वो पार्किंग है, तो उसके बाद में अगर हम लोगों का एग्जैक्टली जो रेसिडेंशियल पार्ट जो है वो कहाँ से चालू हो रहा है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और उसके बाद उसी को सिमिलर हम लोग ऊपर के बाकी के फ्लोर्स जो है वो बनाते जाएंगे, ठीक है। सो ये जो पैटर्न है वो चलेगा, और उसके साथ में हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे कि हाँ जो हम लोगों का एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट दिए थे वो ही उसके हिसाब से हम लोग का बिल्डिंग आर्किटेक्चर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है हम लोग के पास। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर क्या बोला है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट इनटू सूटेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, which helps software coding
सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे पहले आपको क्या बोला है, फॉर असेसिंग यूजर रिक्वायरमेंट SRS फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब बेसिक आपने जो अपने रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट बना रहेगा यूज़र के पास से रिक्वायरमेंट गैदर करके। जैसे हम लोगों ने बोला था ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल फॉर्म या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम लोग साथ में फॉलो करते जाएंगे कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, कि कोडिंग के डिज़ाइनिंग के बेस के ऊपर जो हम लोग कोड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो आपको जो फाइनल प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो फाइनल आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो ये SRS से मैच कर रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से, बराबर है। और उसके आगे अगर आप देखेंगे, कहीं कहीं पे बहुत डिटेल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम लोगों ने कोई एक सॉफ्टवेयर टर्म यूज़ किया रहेगा। सो डिज़ाइनिंग के अलग अलग लेवल्स हैं हम लोगों के सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस के। आर्किटेक्चरल लेवल होगा, हाई लेवल होगा, एंड डिटेल डिज़ाइन होगा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या होगा, हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ द सिस्टम, इट आइडेंटिफाइज द सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम विथ मेनी कंपोनेंट्स इंटरैक्टिंग with each other. At this level, designer gets the idea of the proposed solution domain. Architectural, जैसे मैंने बोला कि आपको 10-20 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाना है, तो अभी आपने क्या किया, उसका आर्किटेक्चर बना दिया कि ओके 10 फ्लोर बिल्डिंग जो है वो ऐसा लगेगा बाहर से, लेकिन उसके अंदर डिटेलिंग में हर फ्लोर पे कितने फ्लैट्स रहेंगे, कहाँ पे लिफ्ट होगा, एक होगा, दो होगा, वो सारे डिटेलिंग जो है वो बाद में हाई लेवल में आएगा। हाई लेवल ब्रेक्स द सिंगल एंटिटी मल्टीपल कंपोनेंट्स, बराबर है, कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर में रहेगा, जहाँ पे अभी हम लोग बताएंगे कि ओके ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, सो उससे वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे इतने हम लोग जो फ्लैट्स है वो बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का लिफ्ट हो सकता है, वो सब आएगा। देन डिटेल डिज़ाइन के अंदर वो जो फ्लैट्स बनेंगे उसके अंदर कितने बेडरूम रहेंगे, किचन कौन से साइड से होगा, एंट्री कौन से साइड से होगा, एग्जैक्टली कौन सा बेडरूम कितना बड़ा बनना चाहिए, कहाँ पे इंटीरियर कैसे आएगा, वो पूरा डिटेलिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, सो ओवरऑल आर्किटेक्चर, उसके बाद में उसके अंदर हाई लेवल डिज़ाइन में वो जो आर्किटेक्चर आपने बनाया, बराबर है, उसके अंदर जो मॉड्यूल्स रहेंगे उसके सब मॉड्यूल्स, और वो सब मॉड्यूल्स का भी जो डिटेलिंग रहेगा वो डिटेल डिज़ाइन में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा सा बिल्डिंग आपको दिखेगा कि ओके 10 फ्लोर हम लोगों ने खड़े कर दिए एक के ऊपर एक स्लैब डाल के, देन वो 10 फ्लोर के ऊपर ऑन एवरी फ्लोर सपोज वी है 4 और 5 और 6 फ्लैट्स, तो वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे हाई लेवल में। लिफ्ट कहाँ से होगा वो डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद में वो जो आपके फ्लैट्स रहेंगे, हर एक फ्लैट के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ लगेगा, पाइपलाइन कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस कहाँ से कैसे डिज़ाइन करेंगे, आपके जो बेडरूम्स है, टॉयलेट है, या फिर अगर किचन है वो कहाँ से होगा, वो सब डिटेल डिज़ाइन में आएगा। ठीक है, उसका इंटीरियर ये सब कुछ वो फिर डिटेल डिज़ाइन में आएगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस की यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। लाइक उसका एक फंक्शनल डिज़ाइन रहेगा। ये जो डायग्राम दिया है ना, ये डायग्राम मेनली जब अगर हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे डिज़ाइंस दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक जनरल कंसेप्ट फॉलो करेंगे, उसके बेस के ऊपर कैसे डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, कि सॉफ्टवेयर की इशू इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कौन से हो सकते हैं। कॉन्करेंसी हो सकता है, कॉन्करेंसी का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल मॉड्यूल्स के पर सिमिलर टाइप के डिज़ाइन हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर एक कॉलेज सिस्टम बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिज़ाइंस जो है जो प्रोफेसर मॉड्यूल में आएंगे वही सर्टन स्टूडेंट मॉड्यूल में भी आएंगे, और उसके साथ में सर्टन जो है वो अलग रहेंगे, बराबर है। सो सर्टन स्पेसिफिक डिज़ाइंस को मल्टीपल मॉड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनहेरिट करेंगे। सो कहाँ पे क्या कंट्रोल करना है, तो ये आपको आगे डायग्राम्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद में ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए रखा है। इसको कहीं पे रट्टा नहीं मारना है, ये कहीं पे एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, सो देखो, कोडिंग क्या होता है ये हम लोग को पता है, कोडिंग गाइडलाइंस होते हैं हम लोगों के। और उसके साथ में आप देखो कि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोज आपको सिखाया है, उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग उप्स के कंसेप्ट सीखे हैं। उप्स के कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे इनहेरिटेंस सिखाया है, आई मीन आप अभी शायद आपको रहेगा तो आप सीखते रहोगे, जहाँ पे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, देन पॉलीमॉर्फिज्म,
एनकैप्सुलेशन, ये सब कुछ हम लोग सीखते हैं, थियोरेटिकली सीखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है ना, वो पता नहीं होता है। सो वही हम लोग को यहाँ पे मेनली सबसे पहले यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि वो हम लोग एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर पाए, कैसे अप्लाई कर पाए। क्योंकि अगर वो आपको पता नहीं रहेगा देन दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। और वो अगर मैं पहले बार अगर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता रहेगा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। एंड उससे भी सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जो होता है ना, वो होता है कि हम लोग डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाएंगे। आप जब कभी अगर जावा या कुछ भी कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जब अगर हम लोग बेसिक कोर जावा पढ़ते हैं, उसके अंदर आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद जब अगर हम लोग उसके ऊपर GUI ऐड करेंगे, उसके साथ में जब अगर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, तो जैसे ही डेटाबेस कनेक्टिविटी आता है ना, तो आपको 10 एरर मिलेंगे अलग अलग, छोटा सा कनेक्टिविटी में भी। तो जैसे आपका कनेक्टिविटी बड़े होते जाएंगे, आपका कोड का साइज जैसे बड़ा होते जाएगा, वैसा वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ एरर्स या बग्स बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके साथ में हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना, तो हम लोग प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव करते हैं कि ओके आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपको एक प्राइम नंबर के ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, आपको एक लॉगिन या साइन अप पेज बनाना है जावा यूज़ करके, बस इतना ही है, आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। तो हम लोग एक छोटा सा एक पेज का ही कोड लिखते हैं, जो हम लोग किसी को दूसरे को सेंड नहीं करने वाले रहते हैं। तो हम लोग कभी कभी आपको प्रोजेक्ट मैनुअल में जो दिया रहेगा वैसा ही कोड हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, करते हैं हम लोग, अपना खुद का कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करते। एंड दूसरी बात कि ये हम लोग किसी दूसरे को देने नहीं वाले रहते, तो कोई दूसरा उसको पढ़ने नहीं वाला रहता है। लेकिन जब अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे रीडेबिलिटी इंक्रीज करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। रीडेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि हम लोग कोडिंग जब करते हैं, मतलब बेसिक जब हम लोग कोई कोडिंग वाले सब्जेक्ट सीखते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टार्ट में दिया रहता है कि हम लोग नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करेंगे डेटाबेस में और कोडिंग में, दोनों में। मतलब अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा, तो वो वेरिएबल को मैं ABCXYZ ऐसा नाम नहीं दूंगा। अगर वो रोल नंबर स्टोर करने के लिए है, तो मैं उसको रोल नंबर ही नाम दूंगा। अगर वो सैप आईडी स्टोर करने के लिए, तो मैं सैप आईडी लिखूंगा। अगर वो सीट नंबर स्टोर करने के लिए, तो मैं वहाँ पे सीट नंबर लिखूंगा। अब FI SY TY तीन अगर अलग अलग हम लोगों के डिविजन्स है, और उसके अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये FI का सैप आईडी है, तो मैं वहाँ पे भले उसका नाम बड़ा होगा तो भी मैं उसको वैसा ही रखूंगा, जिससे वो पढ़ के मुझे समझ में आना चाहिए। सेम वे फंक्शन का नाम भी वैसे ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्लास का नाम भी वैसे ही प्रोवाइड करो, जिसको पढ़ के आपको समझ में आए कि ये क्लास क्यों बना है, वो उसके अंदर आपने ये वेरिएबल्स क्यों क्यों बना है, वो नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए। नाम अगर वेरिएबल का बड़ा भी होगा, इट डजेंट मैटर, बट वो रीडेबिलिटी होना चाहिए। मतलब आपने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब मेनली जो हम लोग के प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं रहता है कि किसी के लिए आपने बनाया तो वो 1-2 साल ही यूज़ करेंगे, वो सालों साल यूज़ करते, 4-5-6 साल 7 साल 8 साल 10 साल यूज़ करेंगे। तो आप उतने टाइम तक वो सेम कंपनी में नहीं रहोगे। इट माइट पॉसिबल कि आपने वहाँ से स्विच किया, आपके प्लेस पे कोई दूसरा आ गया। अब जब वो कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, तो वो जब अगर आपका कोड पढ़ेगा, तो उसको वो पढ़ने आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आना चाहिए वो प्रोग्राम का। और वो कभी आएगा जब आपने वो क्लास वेरिएबल फंक्शंस क्रिएट करने के टाइम पे उसको स्पेसिफिकली ऐसे नाम दिए रहेंगे जो काम के लिए आपने वो वेरिएबल क्लास या फंक्शंस क्रिएट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इट्स लाइक दैट। तो अब कोई एक क्लास सपोज मैंने इनहेरिट करने के लिए ही बनाया, मतलब वो मेरा हमेशा पेरेंट क्लास रहेगा और उसके प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करने वाले हैं। तो वो टाइम पे उसके अंदर के पेरेंट क्लास जो मेरा रहेगा मेन, उसके अंदर के सारे फंक्शंस जो है वो मेरे हमेशा प्रोटेक्टेड होने चाहिए। अगर वो क्लास के फंक्शंस अगर मैं पब्लिक कर रहा हूँ, इट मीन्स कि वहाँ पे अलग से मैंने अपने प्रोजेक्ट में इनहेरिटेंस तो अप्लाई कर दिया, लेकिन जो पेरेंट क्लास जो है ना, उसमें मैंने फंक्शंस को पब्लिक रखा है। मतलब जो उसके चाइल्ड क्लास जो है वो तो उसको इनहेरिट करेंगे, उसको छोड़ के बाकी के जो क्लास है वो भी उसको इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके फंक्शन पब्लिक है, एनीवन कैन एक्सेस। बराबर है। अब ये थियोरेटिकली जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो हम लोग कोडिंग करते हैं तो आपको और बेटर समझ में आता है। तो मतलब एक्सेस स्पेसिफायर बहुत क्लियरली डिफाइन करने रहता है, कहाँ पे क्या चीज़ पब्लिक होना चाहिए,
कहाँ पे क्या प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होना चाहिए, क्लासेस में भी, फंक्शंस में भी, वेरिएबल्स में भी। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है कमेंट्स। मतलब हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स पढ़े रहेंगे, लाइक फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश स्टार डाल के हम लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग पैटर्न रहता है जहाँ पे आप कमेंट्स डाल सकते हो। तो जब कभी आप कुछ कोडिंग करते हैं तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, या आप अगर 3-4 साल बाद भी अगर वो कोड खोले ना, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आपने वो कोडिंग क्यों लिखा था, उसका मेन पर्पस क्या था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 1-2 लाइन का, 3 लाइन का हम लोग अपने वे में वहाँ पे कमेंट्स डाल के रखेंगे। एंड एज वी नो, कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, वो तो हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए रहते हैं, या फिर जो दूसरे डेवलपर्स जो वहाँ पे रहेंगे उनके समझ के लिए है, तो बराबर है। तो इसके लिए हम लोग कमेंट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके साथ में आपका जो भी कोड है ना वो कहीं पे रिपीट नहीं होना चाहिए। अब कमेंट्स तो हम लोगों को डालना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट आप क्लियरली यूज करोगे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग, जैसे हम लोग अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो आपने जावा सीखा, अब जावा यूज़ करके आपको एक कॉलेज का प्रोजेक्ट या वेबसाइट बनाना है। तो इसका मतलब, या फिर सपोज कि आपने पीएचपी सीखा, चलो आपने आई थिंक फर्स्ट ईयर में आपने वेब प्रोग्रामिंग के अंदर पीएचपी बेसिक सिखा रहेगा, पीएचपी एंड माई एसक्यूएल। जावा शायद अभी तक आपने प्रॉपर पढ़ा नहीं रहेगा। तो सपोज कि हम लोगों ने पीएचपी पढ़ा है। अब पीएचपी आपने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है, और वो भी आपने 2-4 प्रोग्राम्स जो हम लोग के प्रैक्टिकल का पार्ट रहेगा उतना ही किया हुआ है। अब वो सेम यूज़ करके अगर सपोज आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या सोचोगे कि ओके, सबसे पहले तो आप बताओगे कि ओके मेरे पास लॉग इन, साइन अप, ये वो पेजेस रहेंगे, देन स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म रहेगा, देन स्टूडेंट प्रोफाइल होगा, प्रोफेसर प्रोफाइल होगा, प्रिंसिपल्स रहेंगे, डिफ़ॉल्टर लिस्ट के लिए कुछ होगा, एक इवेंट्स के लिए कुछ होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ें बहुत सारे हो सकते हैं कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। अब ये हर एक चीज़ आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, और वो हर एक जो चीज़ है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से रिक्वायरमेंट गैदर करने पड़ेंगे, उसका कोडिंग ढूंढना पड़ेगा। फिर इतने अलग अलग कोडिंग जब आप करेंगे तो कहीं पे मिस्टेक आएंगे, तो आप उसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये पैटर्न चलते रहेगा। अब इसके अंदर आप कहीं ना कहीं अगर इतने सारे, सपोज अगर आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर सपोज वहाँ पे 100 अलग अलग कोडिंग आ रहे हैं, 100 अलग अलग कोडिंग फाइल्स है, 100 फाइल्स है, मतलब 100 अलग अलग आपने क्लासेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें कौन से कहाँ पे कौन सा कोड रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, पूरे ये सारे फाइल्स बनने के बाद में सडनली अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, ये सब ढूंढना बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हो जाता है। और इतना कोडिंग करने में आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यहाँ पे उसमें फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट फॉलो हुआ नहीं हुआ वो भी हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग प्रोफेशनली जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हर एक चीज़ हम लोग खुद से नहीं करते, ओके। मतलब हम लोग वहाँ पे फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, याद रखो। प्रोफेशनल जब अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, सो दैट गोइंग टू बी अ फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क यूज़ करके हम लोग मेनली हम लोग के प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने पीएचपी सीखा है, सो वी हैव पीएचपी फ्रेमवर्क। सो मैं यहाँ पे जैसे अगर एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखो वी हैव डिफरेंट पीएचपी फ्रेमवर्क्स, ठीक है। सो ये एक कोड इग्नाइटर है, देन ये वाला है सपोज। तो अगर मैं ये वाला अगर सर, ओके, और वो अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको वो PHP YI फ्रेमवर्क दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं उसका सेटअप डाउनलोड करूँगा, तो ये सेटअप डाउनलोड करने के साथ में देखो आपको बताया ये कैसे इंस्टॉल करना है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे कैसे रन होगा वो सब दिया हुआ है। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके रन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बेसिक वेबसाइट एक आपके कंप्यूटर पे रेडी हो गया, ठीक है। इसको, ये फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के साथ में आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो वहाँ पे रेडी हो गया। अगर मैं इसको सेम गूगल पे अगर हम लोग देखें,
इसके इमेजेस दिखेंगे। सो देखो, यहाँ पे जब अगर मैं बेसिक अगर एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल करूँगा ना, तो उसके साथ में यहाँ पे आपको ये ऐसे बहुत सारा कोडिंग अंदर रेडी रहेगा। आपको वो सारा कोडिंग खुद से नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ में आपका एक फोल्डर आर्किटेक्चर अंदर खुद से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये index.php पेज आ जाएगा, उसके साथ बेसिक दूसरे कुछ कोडिंग आ जाएंगे। सो उसका बेनिफिट क्या होगा मेनली, कि आपके पास बहुत सारे पेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर क्रिएटेड रहेंगे, डेटाबेस बैकएंड में क्रिएटेड रहेगा, वो आपको खुद से पूरा बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ फोल्डर आर्किटेक्चर आपके पास सपोज रेडी बन गया है, जिसके अंदर एक फोल्डर दिया हुआ है, एक फोल्डर व्यू वाला दिया हुआ है। तो व्यू के अंदर आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले सारे फाइल्स आ जाएंगे। तो अभी उससे क्या होगा, आपको अलग से एक सेग्रीगेशन दिया हुआ है, तो आपको इजीली पता चलेगा क्योंकि अगर HTML GUI स्पेसिफिक अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे जाना है, आपको बहुत क्लियरली वो आइडिया होगा। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग ऐसे फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। मैं आगे वापस आपको एक बार डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग बहुत फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम लोग जैसे बिल्डिंग बनाने का एग्जाम्पल ले रहे थे, कि सपोज कि अगर हम लोग के पास एक सिविल इंजीनियर है जो फ्रेशर है, जैसे हम लोग है फ्रेशर है, हम लोगों ने कभी कभी कहीं पे कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, हम लोग का एक्सपीरियंस ही नहीं है और पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स बनते कैसे। अब ऐसा ही एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अब उसको अगर बोला गया कि आपको 10 माले का बिल्डिंग बनाना है, तो उसके पास कोई शॉर्टकट्स नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्या करेगा, स्क्रैच से पूरा बिल्डिंग बनाने के लिए मेहनत करेगा, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ें रेडीमेड हम लोगों को अवेलेबल हो सकता है, और अगर अवेलेबल हो भी जाए तो उसको बेस्ट वे में कैसे यूज़ करना है नहीं पता है हम लोगों को। तो उसने क्या किया, स्टार्ट से पूरा बनाएगा। अब जब आप बहुत फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं, तो ना वो इतना सिक्योर होगा ना इतना स्ट्रांग होगा। मतलब 10 माले का बिल्डिंग में से सपोज 5 माले अगर वो नए सिविल इंजीनियर ने खड़े कर भी दिए, तो भी उसके पिलर सपोज इतने वीक हो सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश या कुछ हो गया तो वहाँ पे डैमेज हो सकता है। अंदर जो भी चीज़ें बनाए वो इतने प्रॉपर या सिक्योर नहीं हो सकते हैं, बराबर है ना। तो वो गारंटी स्टैंड करेगा, स्ट्रांग रहेगा, सिक्योर रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और वो कितने साल टिकेगा वो भी पता नहीं है। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। मतलब ये यही सेम सिविल इंजीनियर है जिसको 10 माले का बिल्डिंग बनाना है, लेकिन अभी क्या होगा, वहाँ पे 5 एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर आ गए और उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग के पिलर्स डाल के दिए। अब आपने देखा रहेगा कि जब कभी अगर बिल्डिंग बनता है ना, तो उसके पिलर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पिलर्स जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना बिल्डिंग आपका स्ट्रांग खड़ा रहेगा। तो अभी जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स जो है उन्होंने क्या किया, पिलर डाला, देन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, अब 2 फ्लोर बना दिए। और फिर अभी आपको बोला जाएगा कि जैसे 2 फ्लोर बनाए ना, वैसे ऊपर के बाकी के फ्लोर्स आप बनाओ। और उसके लिए भी वो आपको हेल्प करते जाएंगे, मतलब उनके पास रेफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि ऊपर के भी फ्लोर बनाने के लिए सिमिलरली आप ये फॉलो करो। देन अगर कहीं पे आपको अगर ये कुछ ऐड करना है, तो उनके पास लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ से जाके आप वो सेम चीज़ों को रेफ़र कर सकते हो, बराबर है, जिसको यूज़ करके आपका वापस ऊपर के जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी सिंपल हो जाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे रहता है, फ्रेमवर्क में भी यही रहेगा कि आपको बहुत सारा कोडिंग जो है ना वो खुद से रेडी करके देगा। तो आपको उसके ऊपर अपना बिजनेस लॉजिक ही अप्लाई करना रहता है। जैसे आप फोटो फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं, तो फोटो फ्रेम में क्या रहता है, आजू बाजू का पूरा एक फ्रेम जो है वो रेडी रहता है, और सेंटर में जो फोटो है ना वही चेंज होता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा कि फ्रेमवर्क के अंदर भी आपको आजू बाजू का जो भी कॉमन चीज़ रहेगा, जैसे अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ वेबसाइट आप देख लो, सब में सर्टन चीज़ें कॉमन ही होता है, बाकी का बिजनेस लॉजिक के हिसाब से थोड़े कुछ चेंजेस रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको 2 वेबसाइट के अंदर बहुत ही यूनिक चीज़ है दोनों में, नहीं। कंटेंट अलग अलग रहेंगे, कुछ ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें 30-40% चीज़ें तो मैचिंग ही रहेंगे। तो अगर वो 30-40 चीज़ें आपको रेडी डेवलप करके मिल रहा है,
तो आपका वो मेहनत बच गया, और प्लस वो 30-40% चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग वे में एक्सपीरियंस डेवलपर ने प्रोफेशनल वे में हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बना के दिया आपको। तो इट मीन्स कि अगर आप ऐसा कोई एक फ्रेमवर्क फॉलो करके अगर डेवलपमेंट करते हो तो आपके इम्प्लीमेंटेशन के कोडिंग गाइडलाइंस जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं ना, वो बहुत इजीली आपके वहाँ पे अचीव हो जाएंगे। ये हम लोग कितने भी बार पढ़ ले, आपको थियोरेटिकली समझने के लिए समझेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर हम लोग डेवलप करेंगे ना, तो या तो कोड बनेगा या गाइडलाइंस आप पढ़ पाओगे। दोनों अगर साथ में फॉलो करोगे तो नहीं बनेगा। लेकिन ये गाइडलाइंस पढ़ने के बाद में आपको एक फ्रेमवर्क को समझ के, फ्रेमवर्क सीख के उसके बाद अगर डेवलप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फ्रेमवर्क के थ्रू आपने जो भी कोडिंग किया है ना, उसमें ये गाइडलाइंस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि वो आपको फोल्डर आर्किटेक्चर ही ये वे में देते हैं। वो आपको डेवलप करने के लिए, मतलब आधा कोडिंग आपका बना हुआ है और उसके आगे आप बाकी का कोडिंग बना रहे हो, तो आपको उन्होंने फाइल्स अलग से सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर वहाँ पे बना के रखे हुए हैं, और वही पैटर्न जब आप फॉलो करते हो तो ये जो भी स्टैंडर्ड्स है ना, वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं आपके प्रोग्रामिंग के अंदर भी। ठीक है। और उसके आगे देखो, यहाँ पे वही बोला है कि कोडिंग के अंदर वो एक्सेप्शन हैंडलिंग होना चाहिए बहुत प्रॉपरली। अगर कोई एक एरर आता है तो हम लोग वो टेक्निकल एरर यूजर्स को नहीं बताएंगे, हम लोग सिंपल वे में, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ चीज़ें बताएंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, वही दिया हुआ है। सो कोडिंग गाइडलाइंस बहुत प्रॉपरली फॉलो करो। जैसे यहाँ पे बोला है कि अगर टेबल का कुछ नाम है तो वो क्लियरली उसका नाम बताओ कि ये स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट मार्क्स टेबल है, ये स्टूडेंट एडमिशन टेबल है, ये सपोज स्टूडेंट रिजल्ट टेबल है, या फिर स्टूडेंट डिफॉल्टर टेबल है, स्टूडेंट्स इवेंट टेबल है। ये वे में क्लियर इंडिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज नेमिंग कन्वेंशन। नाम भले 2-4 स्टेटमेंट्स का हो रहा है, उसको बड़ा प्रॉपरली लिखो जिसको पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि ये टेबल, ये क्लास, ये फंक्शन, ये वेरिएबल का पर्पस क्या है। सो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग गाइडलाइंस है। देन दूसरा, जैसे मैंने बोला, आपको जो भी फंक्शंस, वेरिएबल्स हम लोग बनाएंगे उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर बहुत क्लियरली मेंशन करना है। इसको नीट कोडिंग बोलते हैं। और उसके साथ में जो भी कोडिंग करेंगे उसके ऊपर आप कमेंट्स ऐड करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वो स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड आपने क्यों लिखा हुआ है। आप कोई भी स्टैंडर्ड कोड देखो, आपको यहाँ पे मिलेगा कि हाँ उन्होंने वहाँ पे वो कमेंट्स ऐड किए रहेंगे, जिससे आप जब वो कोड पढ़ते हो तो आपको भी समझ में आता है। सो अगेन, कोडिंग गाइडलाइंस के एडवांटेजेस क्या हो गए? जब आप ये कोडिंग गाइडलाइन फॉलो करोगे तो आपको बार बार चेंजेस नहीं आएंगे, तो आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज आपने बहुत क्लियरली वो गाइडलाइंस फॉलो किए हुए हैं। हिडन कॉस्ट जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि हाँ इतना चीज़ डेवलप करना है, इतना मेरा डेवलप हो गया है। देन आपने अगर वो कोड को बहुत सिस्टमेटिक वे में दूसरा कोई समझ पाए वो वे में लिखा है, तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी उसको यूज़ कर पाओगे। देन हम लोग जब आपने ये सिंपल वे में लिखा रहेगा, तो कोई एक्सपीरियंस डेवलपर्स जब आपका अगर कोड पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और आप जब ऐसे फ्रेमवर्क्स फॉलो करोगे, जैसे मैंने आपको बताया PHP के लिए, वैसे जावा के लिए, ASP.NET के लिए, सब के लिए ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। वो बहुत सारा कोडिंग वो खुद से बना के देंगे, और उसके आगे थोड़ा कोडिंग हम लोग खुद से करेंगे। मतलब हम लोग खाली बिजनेस लॉजिक के ऊपर फोकस करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में जो यूनिक चीज़ है उसके बारे में। बाकी सारे वेबसाइट के ऊपर जो बेसिक फंक्शंस या फीचर्स होते हैं वो सारे आपको वहाँ पे रेडी मिलेंगे, आपको सिर्फ उसको इनहेरिट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ एरर्स जो है वो कम हो जाएंगे, एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी वहाँ पे होगा। और जब आप ऐसे फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो एक ऑटोमेटेड एरर प्रिवेंशन मैकेनिज्म वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होगा, क्योंकि वो जो कोडिंग है वो कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने बना के दिया हुआ है। ओके, सो ये उसका बेनिफिट होगा। सो ये ऊपर जो भी कुछ मैंने आपको बताया ना, वो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, देन कम्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मतलब अभी आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, सॉफ्टवेयर कोड किया, कोडिंग गाइडलाइंस पढ़ लिए, अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी कुछ कोडिंग किया है, तो जैसे अगर मैंने सपोज साइन अप पेज बनाया, तो अब जब मैं साइन अप कर रहा हूँ तो वो साइन अप हो रहा है क्या? अगर मैं और वहाँ पे साइन अप पे सपोज आप दो डिटेल ले रहे हो, एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, और ये दोनों के बेस के ऊपर आप कोई एक पर्सन को साइन अप प्रोवाइड कर रहे हो।
नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस साइन अप कर रहा हूँ, सपोज गलती से अगर मुझे याद नहीं है कि मैंने साइन अप किया था नहीं किया था, तो अगर मैं वो सेम ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ लेकिन मोबाइल नंबर दूसरा डाल रहा हूँ, या मोबाइल नंबर सेम रख रहा हूँ ईमेल एड्रेस दूसरा डाल रहा हूँ, तो वो टाइम पे अगेन वो वापस मुझे साइन अप प्रोवाइड कर रहा है, या वो मुझे नोटिफाई करेगा कि ओके दिस मोबाइल नंबर और दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अस। तो वहाँ पे वो आपको देन लॉग इन विंडो देना चाहिए, बराबर है। वो आपका टेस्टिंग वाला पार्ट रहेगा। अगर एक साथ अगर मैं अलग अलग लोकेशन से अगर साइन अप कर रहा हूँ, एक साथ बहुत सारे लोग साइन अप कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा, ये सब आएगा। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इवेल्युएट द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट गैदर्ड, मतलब यूजर के पास से जो लिया था उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो चलो आपने जो फंक्शन बनाया, प्लस यूजर साइड पे जो उनके जो मशीन्स है उसके ऊपर ये इतना हैवी सॉफ्टवेयर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे चलेगा, और उसके साथ में हम लोग के जो सिस्टम हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सब चलेगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्राइज ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। अब बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का अगर मतलब बताऊं, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वैलिडेशन में सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एग्जामिनिंग वेदर और नॉट द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज यूजर रिक्वायरमेंट, ये वैलिडेट करेंगे हम लोग, बराबर है। इफ सॉफ्टवेयर मैचेस रिक्वायरमेंट विच वाज मेड इट इज वैलिडेटेड। मतलब यूजर ने बोला था कि ओके लॉगिन चाहिए, साइन अप चाहिए, और अगर कॉलेज के लिए अगर सपोज सॉफ्टवेयर बना रहे, तो वहाँ पे आपको लॉगिन साइन अप रिक्वायर्ड है, एडमिशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, और उसके बाद में स्टूडेंट डिफॉल्टर लिस्ट वहाँ पे बनेगा, स्टूडेंट के रिजल्ट्स हम लोग वहाँ पे से जनरेट कर सकते हैं, ये उसका रिक्वायरमेंट था। और उसी के हिसाब से आपने अगर वो सारी चीज़ें ऐड किए, मतलब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन करेक्ट हो गया। सो वैलिडेशन एंश्योर्स प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट इज एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, ये होगा। सो वैलिडेशन, आर वी डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच अटेम्प्ट्स ऑल यूजर नीड्स, ये वैलिडेशन होगा। मतलब यूजर ने अगर 10 रिक्वायरमेंट दिए थे, वो 10 के 10 रिक्वायरमेंट आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे उसके अंदर वो फुलफिल हो रहा है क्या, बराबर है। सो सबसे ज्यादा आपका एम्फोसाइज किसके ऊपर रहेगा, यूजर रिक्वायरमेंट के ऊपर। वेरिफिकेशन ensures product being developed according to a design specifications। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, अब वैलिडेशन में हम लोगों ने क्या बोला, 10 यूजर के रिक्वायरमेंट है, वो 10 रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 अलग अलग फंक्शंस हम लोग के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है क्या, 10 अलग अलग मॉड्यूल हम लोग के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है क्या, जो भी यूजर ने बोला था वो सारी चीजें हम लोग के सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं आ रहे हैं क्या, जिससे यूजर के रिक्वायरमेंट सारे एग्जैक्ट मैच करते रहेंगे। ओके, अब वेरिफिकेशन, ये वैलिडेशन वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग यूजर रिक्वायरमेंट देखेंगे और उसको हम लोग जो डेवलप करें उसके साथ एग्जैक्ट मैच करके देखेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि ओके ये हम लोग का डिज़ाइन है, जैसे ये मेरा फर्स्ट डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का जो मेन जो हम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर है क्या। जैसे अगर मैंने बोला है कि मैंने एक क्लास डायग्राम बनाया था, तो उसके हिसाब से मैंने जो कोडिंग किया है वो ये क्लास डायग्राम से मैच कर रहा है क्या, यूज केस डायग्राम बनाया था, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो ये यूज केस डायग्राम से मैच हो रहा है क्या। दैट्स व्हाट वी मीन बाय वेरिफिकेशन। डिजाइन को मैच करो आप जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके साथ में। सो आर वी डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग ऑल द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, वो देखेंगे हम लोग। अब टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं उसके मेन टारगेट्स क्या होते हैं, ये डायग्राम हम लोगों ने समझा था। टेस्टिंग अगर हम लोग प्रॉपरली करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, याद रखो कोई एक छोटा सा एरर जो आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे वो टाइम पे आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाते थे, और वही एरर अगर जैसे जैसे वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, बराबर है, उसका उसको रेक्टिफाई करने का जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एरर एट दिस पॉइंट, ओके। अब बहुत छोटा सा एरर था, एक डेवलपर ही काम करके वो एरर को सॉल्व कर पाता था, ठीक है, क्योंकि एक ही कोई डेवलपर के साइड से ये मिस्टेक हुआ है या कोई एक टीम जो है उसके साइड से ये मिस्टेक हुआ है। तो सपोज अगर वो कोड को वो एरर को सॉल्व करने का मुझे यहाँ पे 10 रुपीज़ लगता था, अ पर्सन मेक्स एन एरर,
तो बराबर है, वो एरर ये स्टार्टिंग फेज पे जब था वो टाइम पे मुझे इसको ये एरर को सॉल्व करने का सपोज यहाँ पे 10 रुपीज़ लग रहा था। अब वो जो एरर वाला कोड है ना वो मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं किया और उसको मैंने अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब ये एरर वाला कोड जब मेरे सॉफ्टवेयर में गया, दिस क्रिएट्स अ फॉल्ट इन माय सॉफ्टवेयर। तो अब ये फॉल्टी सॉफ्टवेयर को रेक्टिफाई करने का मेरा कॉस्ट जो है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। यहाँ पे जो चीज़ मेरा 10 रुपये में हो रहा था, अब यहाँ पे वो सेम चीज़ मुझे सॉल्व करने के लिए, वो एरर वो फॉल्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वो 100 रुपीज़ लगेगा। और अगर मैं ये फॉल्टी सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी क्लाइंट साइड पे भेजने के पहले भी अगर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और ये सेम फॉल्टी सॉफ्टवेयर अगर क्लाइंट एंड पे जा रहा है विच लीड्स टू फेलियर एट क्लाइंट साइड एज यू कैन सी, तो एक एरर जो मेरा 10 रुपये में सॉल्व हो रहा था वो फॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसके अभी मुझे 100 रुपये लगेंगे। और ये फॉल्ट भी अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और वो फेलियर अगर हो गया क्लाइंट साइड पे तो उसी को सॉल्व करने के मेरे 1000 रुपये जाएंगे। गेटिंग? सो जो चीज़ मेरा 10 रुपये में हो रहा था लेकिन मैंने प्रॉपर उसको ध्यान नहीं दिया, तो वही सेम चीज़ जब क्लाइंट एंड पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो 10 रुपये का चीज़ के मुझे यहाँ पे कितने पे करने पड़े, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 1000 रुपीज़। ठीक है, सो याद रखो एरर एक छोटा सा कहीं पे कोई तो एक मिस्टेक है इन द कोड, है ना। अब ये जो एरर वाला कोड है, अब ऑफ कोर्स ये सिंटेक्स एरर तो नहीं रहेंगे, सेमीकोलन ब्रैकेट ऐसा मिसिंग वाले एरर नहीं रहेंगे, लॉजिक एरर्स रहेंगे। मतलब मैं इनपुट डाल रहा हूँ लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसे समझो कि अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो मैंने बोला है कि ओके ये परसेंटेज रेंज में जो भी रहेंगे ना उनको हम लोग ए ग्रेड असाइन करेंगे, ओ ग्रेड असाइन करेंगे, ए प्लस बी प्लस ऐसे ग्रेड्स असाइन करेंगे। अब आपने लॉजिक लिख दिया लेकिन वहाँ पे ये हो रहा है कि जिसका ए प्लस ग्रेड आना चाहिए उसको ओ ग्रेड मिल रहा है, जिसको बी मिलना चाहिए उसको सी मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, लॉजिक एरर हो गया। वो एरर आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन आउटपुट रॉन्ग जनरेट कर रहा है। अब ये सेम चीज़ आपने रिजल्ट वाला जो हम लोगों ने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि अब हम लोगों ने ये जो लॉजिक लिखा था, ये जो कोड ये प्रोग्रामर ने किया था वो सपोज BSc IT के लिए किया था। तो अब क्या हो रहा है कि BSc IT के जब जब मैं रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ सबके ग्रेड जो है वो रॉन्ग आ रहा है। तो अब क्या होगा, मुझे पूरा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो हम लोग के फैकल्टीज है वो मार्क्स रॉन्ग एंटर कर रहे हैं या फिर परसेंटेज कैलकुलेशन जो हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है या परसेंटेज के बेस के ऊपर जो ग्रेड असाइन हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। बराबर है। और यही सेम चीज जब आप यहाँ पे असाइन कर देंगे, जब कॉलेज प्रैक्टिकली 1000-10,000 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे एंटर करेगा और सडनली अगर पता चलता है कि सबके ग्रेड्स अगर रॉन्ग जा रहे हैं, सो आप देखो कि इट क्रिएट्स अ हैवोक काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आपको अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के साइड से रिजल्ट मिलते हैं जहाँ पे आपको सपोज ओ ग्रेड मिलना चाहिए उसके जगह पे आपको ए मिल रहा है, ए मिलना चाहिए वहाँ पे आपको सी मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ पैनिक। तो वो टाइम पे आप देखो कि जो हम लोग के डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर साइड से जो प्रोवाइडर्स है, वो सब जो है वो एकदम प्रेशर में आ जाएंगे ना कि रिजल्ट में इतने बड़े मिस्टेक्स क्यों आ रहे हैं। तो एक छोटा सा जो माइन्यूट यहाँ पे प्रॉब्लम है वो यहाँ पे जाते जाते बहुत बड़ा हो जाएगा और देन उसको सॉल्व करने के लिए आपका एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो दैट्स वाई अ प्रॉपर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। आई होप जो भी मैंने बोला वो क्लियर है, बाजू में आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, बाद में अगेन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हियर वी हैव टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग एज नेम सजेस्ट, मैनुअली विल एग्जीक्यूट द कोड, इनपुट डालेंगे और चेक करेंगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग के पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं टू टेस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स रहते हैं। तो ये आपका काम और सिंपल कर देते हैं और फास्ट कर देते हैं। तो अगर सपोज कि एक कोई सॉफ्टवेयर आपने मैन्युअली स्टार्टिंग में जब डेवलप किया वो टाइम पे आपने टेस्ट किया, उसको 1-2 बार टेस्ट किया, बाद में आपने कोड में कहीं पे कुछ चेंजेस किया, वापस कोई एक बग आया, एरर आया, वापस आपने चेंज किया। तो हर बार जब अगर हम लोग छोटे छोटे एरर्स रेक्टिफाई करेंगे एक बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर, तो हर बार हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को मैन्युअली टेस्ट नहीं करेंगे। 1-2 बार मैनुअल टेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट टाइम जो अब जब आप छोटे छोटे कोई एरर्स जब आप सॉल्व करते हैं, उसके अंदर छोटे मोटे बग्स जब आप रेक्टिफाई करते हैं, तो उसके बाद में हम लोग ऐसे ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स यूज़ करेंगे।
जिसके थ्रू आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। अपने एरर्स जो आपने सॉल्व किए वो कितने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये उसका बेनिफिट होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग। देन टेस्टिंग अप्रोच फंक्शनल हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग हो सकता है। एज नेम सजेस्ट फंक्शनल, जहाँ पे हम लोग जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे हम लोग करेंगे। सो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग बोलते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। ब्लैक बॉक्स मतलब जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इनपुट डालेंगे, अंदर क्या है वो हम लोग को पता नहीं है। ब्लैक बॉक्स यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम मैंने दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स, मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर इज नॉट अवेयर। जैसे अगर मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उन्होंने अगर कुछ न्यू फंक्शंस अगर ऐड किए ना तो वो प्रॉपर चल रहे नहीं चल रहे, मैं ये इनपुट डाल के चेक करूँगा। मुझे आइडिया नहीं है कि उनके लिए उस वो फंक्शंस डेवलप करने के लिए उन्होंने वहाँ पे क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बराबर है, एंड वी डोंट केयर इवन। सो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ क्या क्या देखा, इनपुट क्या है उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए। वाइट बॉक्स में क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है इंटरनल आर्किटेक्चर इज अवेयर। सो मतलब ये डेवलपर्स जो बना रहे हैं ना वही उसको टेस्ट कर रहे हैं, इसको वाइट बॉक्स टेस्ट बोलेंगे। मतलब डेवलपर एंड पे जब आप कोई कोड को टेस्ट करते हैं तो वो क्या देखेंगे, क्योंकि मैंने ये जो एल्गोरिदम लिखा है उसके अंदर यहाँ पे ये कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई होने पे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मैंने लॉजिक लिखा था वो उतना ही प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग इंटरनल जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपर बिहेव कर रहा है कि नहीं उसको एनालाइज करेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमेशा सिर्फ इनपुट डाल के आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक नहीं करते हम लोग। आपका जो कोड है वो प्रॉपर वे में जैसे हम लोगों ने डाला था वो सिक्योर है, कहीं पे लूप होल तो नहीं है। ये बेसिकली हम लोग एल्गोरिदम्स को एनालाइज करेंगे, उसका जो आपने कोड जो डाला है उसका एफिशिएंसी उसका स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। और ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, इनपुट डालो आउटपुट मिलना चाहिए, दैट्स इट। इंटरनली क्या किया है वो हम लोग को पता नहीं है। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा ना फंक्शनल टेस्ट, ये आपका वाइट बॉक्स टेस्ट है। इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट दैट इज आर ब्लैक बॉक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फंक्शनल टेस्ट विदाउट टेकिंग द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन कंसर्न इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्ट, है ना, एंड द अदर नोन एज वाइट बॉक्स टेस्ट। मतलब द फंक्शनल इज बीइंग टेस्टेड विदाउट टेकिंग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉक्स बोलेंगे। सॉरी, फंक्शनल को हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलेंगे, जहाँ पे अगर मैं इंटरनल आर्किटेक्चर इंटरनल एल्गोरिदम फोकस में नहीं रख रहा हूँ तो। और इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइट बॉक्स। मतलब अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या एल्गोरिदम डेवलप किया है ना, कहाँ पे कौन से कोड को हम लोगों ने रीयूज़ किया है अपने ये प्रोजेक्ट में, और वो रीयूज़ किया हुआ कोड उतने ही प्रॉपर वे में बिहेव कर रहा है क्या, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो ब्लैक बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड एज बिहेवियरल टेस्ट, मतलब आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है जब मैं अलग अलग टाइप के इनपुट्स वहाँ पे फीड कर रहा हूँ। तो जैसे आप देखो कि अगर मैं लॉगिन अगर टेस्ट करना है तो वहाँ पे अंदर हम लोगों ने एग्जैक्ट उसका कोड क्या लिखा है ना उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मैं ब्लैक बॉक्स टेस्ट में क्या करूँगा, मैं अलग अलग वे में लॉग इन करने का ट्राई करूँगा। और उसके बाद आप देखो बहुत बार हम लोग कोड लिखते हैं ना जिसमें अगर 3 बार अगर मैंने रॉन्ग अगर इनपुट डाला तो उसके बाद में माई अकाउंट शुड बी ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स या 8 आवर्स या जो भी उसका पॉलिसी रहेगा उसके हिसाब से। और उसके बाद में फिर वो आपको या तो OTP डिमांड करेगा या फिर कैप्चा कोड प्रोवाइड करता है फॉर अ वेरिफिकेशन पर्पस। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। और वाइट बॉक्स में ऑफ कोर्स हम लोगों का कोड एफिशिएंसी, कोड कितना स्ट्रॉन्ग लिखा है वो सब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आर टेस्टिंग लेवल्स। मतलब जब अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग टेस्ट के लेवल्स रहते हैं, तो वो टेस्टिंग लेवल्स जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, यूनिट टेस्ट आता है। ओके, यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होगा, आप जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोगों ने अपने पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। अब आपने वो जो मॉड्यूल डिवीजन किया हुआ है ना, वो मॉड्यूल डिवीजन को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। एक एक जो आपका मॉड्यूल है, लेट्स कंसिडर दैट मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल जो है आपका वो आपका एक यूनिट है।
तो हम लोग सॉफ्टवेयर के एक एक छोटे छोटे यूनिट या एक एक छोटे छोटे पार्ट को जब इंडिविजुअल बेसिस पे टेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर और अ स्मॉल यूनिट। जैसे आप देख लो कि हम लोग के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो अब उसके अंदर हम लोग के पास 5 यूनिट है, मतलब 5 पार्ट है ना आपका जो एक सब्जेक्ट है उसका। तो समझो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसके 5 पार्ट है। तो यूनिट 1 को हम लोग अलग से टेस्ट करेंगे, यूनिट 2 को अलग से टेस्ट करेंगे। मतलब यूनिट 1 इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, यूनिट 2 इज सेकेंड पार्ट। तो लाइक दैट हम लोग अलग अलग पार्ट को अलग अलग टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यूनिट 1 को यूनिट 2 के साथ में इंटीग्रेट करके कनेक्ट करके चेक करूंगा कि जब अगर हम लोग यूनिट 1 जो इंडिविजुअली हम लोगों ने बना के टेस्ट किया था वो टाइम पे तो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन यूनिट 2 को जब हम लोग यूनिट 1 के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपस में डेटा शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने एक मेरा यूनिट जो है या एक मेरा प्रोजेक्ट का पार्ट जो है वो है स्टूडेंट मॉड्यूल, एक जो मेरा पार्ट है वो है प्रोफेसर मॉड्यूल। अब ये दोनों को जब हम लोगों ने इंडिविजुअल टेस्ट किया तब तो दोनों बहुत प्रॉपर चल रहे थे, लेकिन जब अगर हम लोग कॉलेज सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉलेज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट कैन कम्युनिकेट विद प्रोफेसर एंड प्रोफेसर कैन असाइन सम वर्क टू अ स्टूडेंट। मतलब दोनों आपस में कम्युनिकेट करने आना चाहिए। तो यही सेम चीज हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखेंगे कि जब अगर मैं कुछ कुछ एक मॉड्यूल में के थ्रू अगर कुछ डेटा पास कर रहा हूँ सेकेंड मॉड्यूल पे, और सेकेंड मॉड्यूल से कुछ डेटा अगर फर्स्ट मॉड्यूल में आ रहा है, सो वेदर बोथ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और नॉट, बोथ कैन वर्क टुगेदर विद ईच अदर और नॉट। इट शुड नॉट हैपन कि जब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 या स्टूडेंट मॉड्यूल एंड प्रोफेसर मॉड्यूल अलग अलग तो बहुत प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जब हम लोग दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो देन दोनों कहीं ना कहीं काम करना अटक रहे हैं या दोनों का परफॉर्मेंस स्लो हो रहा है। इट माइट पॉसिबल, बराबर है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, सपोज इफ वी हैव 5 यूनिट्स इन आर वन प्रोजेक्ट और अ सॉफ्टवेयर, तो मैं यूनिट 1 को बाकी के चारों यूनिट से इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके चेक करूंगा वेदर दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और नॉट। जैसे यूनिट 1 विल बी इंटीग्रेटेड विद यूनिट 2, देन यूनिट 1 विल इंटीग्रेट विद यूनिट 3, देन यूनिट 1 एंड यूनिट 4, देन यूनिट 1 एंड यूनिट 5। ऐसे ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। तो हर एक यूनिट को या हर एक मॉड्यूल को हम लोग दूसरे मॉड्यूल से इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके चेक करते हैं कि वो आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो कनेक्शन कितना स्मूथ है या कनेक्शन करने पे कोई बग्स या एरर्स आ रहे हैं। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। उसके बाद में वी हैव अ सिस्टम टेस्ट। तो देखो सिस्टम टेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे सो हम लोग के पास वापस 3 टाइप के टेस्ट है। कौन से 3 टाइप के टेस्ट है, फंक्शनल टेस्टिंग आएगा, बराबर है, टेस्ट ऑल दी फंक्शंस, बहुत सिंपल है। मैंने अगर जैसे साइन अप, लॉग इन, स्टूडेंट जाके अपना असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, दिस ऑल आर फंक्शंस। तो सिंपली हम लोग ने क्या बोला, फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो जो फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किए हैं वो सारे फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस टेस्ट, अब इंडिविजुअली जब जो स्टूडेंट है वो लॉग इन कर रहा है, साइन अप कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर इंडिविजुअली अगर अपना रिजल्ट वेरीफाई कर रहा है तो प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन सपोज अभी अगर जब एक साथ 1000 स्टूडेंट, जैसे समझो कि हम लोग अगर एनएम या यूपीजी या कोई भी ऐसे कॉलेज की बात करता है, सो वी हैव थाउजेंड्स, लाइक 2000 3000 स्टूडेंट है लेट्स सपोज। तो अगर 1000 स्टूडेंट अगर एक साथ लॉग इन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, वो टाइम पे एक एवरेज टाइम कितना हो रहा है साइन अप करने के लिए। बिकॉज अभी इंडिविजुअल स्टूडेंट एक सिंगल टास्क या एक सिंगल क्वेरी फायर नहीं कर रहा है डेटाबेस सर्वर पे या मेन सर्वर पे। तो वो टाइम पे हम लोग देखेंगे लोड टेस्टिंग, मतलब एक साथ जब लोड एंड स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं इसको, एक साथ जब बहुत सारे लोग सेम टास्क या सेम एक फंक्शन डिमांड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने विंडोज़ के ऊपर इसको टेस्ट किया,
तो विंडोज़ के ऊपर जब मैं ये सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ या ये वेबसाइट चला रहा हूँ तो बहुत प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सेम परफॉर्मेंस या सेम उसका रिजल्ट मुझे लिनक्स पे या मैक पे भी मिल रहा है क्या, वो देखेंगे। और जब अगर हम लोग ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं तो वो टाइम पे कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि स्टार्टिंग में क्रोम ब्राउज़र जब निकला था, गूगल क्रोम, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ ओएस पे जब अगर हम लोग इंस्टॉल करते थे बहुत प्रॉपर, बहुत सिक्योर चलता था। मैक पे इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे अगर मैं एक ऊपर अगर मैं एड्रेस डालता था स्क्रिप्ट्स करके, एक कुछ तो एड्रेस था, मैं भूल गया, तो उससे क्या होता था ना कि डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में जो पासवर्ड सेव होता है ना, वो ब्राउज़र वाला पेज डायरेक्ट ओपन हो जाता था, जिस पे डायरेक्टली हम लोग जो भी पासवर्ड्स है ना उसको सिंपली आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई दूसरा बैठा है ना तो आपके ब्राउजर में जो जो पासवर्ड सेव है ना वो डायरेक्टली वो स्क्रिप्ट से वहां से एक्सेस कर पाता था, पासवर्ड स्क्रिप्ट एक्सेस कर। तो वो इतना सिंपल होता था। मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी जो विंडोज पे मिल रहा था वो क्रोम ब्राउजर का सेम सिक्योरिटी मुझे मैक पे नहीं मिल रहा था। तो वो आपको वेरीफाई करना रहता है, पोर्टेबिलिटी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी आपका मेंटेन हो रहा है या नहीं। देन कम्स एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट एज नेम सजेस्ट, आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अब कितना यूज़र रिस्पॉन्सिव है, बराबर है, यूज़र्स अगर कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो वो कितना एफिशिएंट वे में उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है। देन उसके साथ में यूज़र्स अगर प्रीवियसली जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे तो उसके ही सेम शॉर्टकट्स, उसका ही सेम लेआउट आपने यूज़ किया है क्या, जिससे यूज़र्स के लिए वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई यूज़र्स अगर विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो अगर मैं उसको विंडोज़ 10 दूंगा एडेड फंक्शंस के साथ में, एक्स्ट्रा कोई टेक्नोलॉजी के साथ में, तो उनको यूज़ करना सिंपल पड़ेगा और वो बहुत एक हैप्पी वे में इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर विंडोज़ एक्सपी यूज़ करने वाले, विंडोज़ एक्सपी जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले यूज़र्स को अगर मैं मैक प्रोवाइड कर दूंगा तो ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, बिकॉज हर एक फंक्शन उनको वापस सीखना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज़ के लिए उनको देखना पड़ेगा कि ये टास्क यहाँ पे कैसे परफॉर्म होगा, हम लोग विंडोज़ एक्सपी पे ऐसे कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट में आपका सॉफ्टवेयर कितना यूज़र फ्रेंडली है, उनका काम या उनका बर्डन कम हुआ है या बढ़ गया। आपने मैक जो है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ओके विंडोज़ के कंपैरिजन में मैकिंटोश जो है वो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फंक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें रेडी उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ये सब देने के बाद भी आपके यूज़र्स जो है जो विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे थे उनको मेहनत तो करना पड़ेगा। सो बहुत बार क्या होता है, आपने कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना उससे यूज़र्स को मतलब नहीं रहता है, लेकिन उनका काम जो है वो बढ़ गया एंड दे डोंट लाइक कि उनका काम बढ़ गया और उसके लिए दे डोंट लाइक योर सॉफ्टवेयर। भले आपने कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा रहेगा, तो वो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है ना वो क्लियर नहीं करेगा। सो एक्सेप्टेंस टेस्ट तब क्लियर होगा जब यूज़र के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं। प्रीवियसली अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करे उसका सेम लेगेसी आपने फॉलो किया है, जैसे विंडोज़ एक्सपी अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको विंडोज़ 10 दो, मैक मत दो, जिसमें विंडोज़ 10 में विंडोज़ एक्सपी के कंपैरिजन में बहुत सारे एडेड फंक्शंस आपने और बेटर परफॉर्मेंस है गेटिंग। सो तभी एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होगा। ओके, देन एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर दो पार्ट आते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा टेस्ट ऑफ कोर्स जो हम लोगों के डेवलपर है उनके साइड पे होगा, बराबर है। अल्फा टेस्ट बाय यूजिंग द सिस्टम एज इफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द वर्क एनवायरनमेंट, तो डेवलपर जो है वो ही खुद से टेस्ट करेंगे। और बीटा टेस्ट ऑफ कोर्स आपने एंड्रॉयड के बीटा वर्जन देखे रहेंगे जो ऑफिशियली रिलीज हो जाते हैं यूज़र्स के लिए, जहाँ पे दे कैन डाउनलोड इट, दे कैन टेस्ट इट और वो बता सकते हैं कि अगर एंड्रॉयड 9 के कंपैरिजन में एंड्रॉयड 10 कितना प्रॉपर है, या अगर एंड्रॉयड 10 में यूज़ कर रहा हूँ और एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन आया तो वो मैं चेक कर सकता हूँ कि ओके एंड्रॉयड 10 में मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो सेम एंड्रॉयड 11 के बीटा वर्जन में सॉल्व हुए या नहीं हुए। तो अगर बीटा वर्जन रिलीज़ करने के बाद में जब अगर जो भी लोगों उसको यूज़ कर रहे हैं वो बीटा वर्जन को, और उनके साइड से क्या क्या मेन पॉइंट्स वहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में अगर पता चलता है कि ओके जो मेन एरर्स या प्रॉब्लम्स यूज़र के साइड से नोटिफाई हुए वो सारे अगर हम लोगों ने सॉल्व किए या मैक्सिमम हम लोगों ने सॉल्व किए, दैट मीन्स आफ्टर बीटा टेस्टिंग योर सॉफ्टवेयर इज रेडी टू हिट द मार्केट, या that software is ready to
so that we can implement it or deliver it to the official version to our clients. ठीक है, सो बीटा वर्जन के बाद ये टेस्ट होगा. सो सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इंटरनली, हैंडेड ओवर टू यूजर्स हु यूज इट अंडर देयर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ओनली फॉर अ टेस्टिंग पर्पज. सो ये इसको बीटा वर्जन बोलते हैं. जैसे आप देखो कि आपको एंड्रॉयड का बीटा वर्जन मिलता है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है. आप डायरेक्टली एंड्रॉयड के जो डेवलपर टीम है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वाले बग है, ये वाले प्रॉब्लम है. देन वो देखेंगे कि ओके कितने जो है वो बहुत काम के हैं और कितने जो है जिसको हम लोग फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं. तो जो हम लोग छोटे मोटे माइन्यूट एरर या बग है उसको स्किप कर दो, बड़े कोई अगर एरर या बग मिलते हैं उसको रेक्टिफाई करो, एंड वी आर रेडी टू गो. दैट्स व्हाट वी मीन बाय बीटा टेस्टिंग. उसके बाद में आपके पास सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आता है. ओके, यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वाले पार्ट से, बिकॉज यहाँ से मुझे आपको एक अलग से पूरा डायग्राम भी बताना है और उसके अंदर और डिटेलिंग भी करना है. सो आज मैं वो सब साथ में नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी हैवी हो जाएगा. ओके, एनी डाउट एनीवन गाइस? सुन रहे हैं ना, जाग रहे हैं ना लोग? हेलो? यस सर. ओके, किसी को Yes, sir. या किसी को? नो सर. ओके, सो विल वेट फॉर सम टाइम, देन आई विल एंड दिस लेक्चर. आज अभी यहाँ तक ही रखते हैं. ओके.